ओके। आज चूंकि मैं कॉलेज में देखा था, सेकेंड ईयर पढ़ा, तो मुझे खुद लगा मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि आपको खुद फील होता है। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए, रूल ऑफ नेचर के हिसाब से क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति जो है अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेके पैदा हुआ है, और ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है उसकी डिग्निटी की गारंटी है। ठीक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसको उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को अप्रूवल दे रहा है, या उसके जो बेसिक रूल्स हैं किसी कंट्री के वो उसको अप्रूव कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, तो वो डिग्निटी की बात कर रहा है। ठीक, तो ये जो राइट्स जो होते हैं हम खुद से लेके पैदा होते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जैसे देखने का राइट, बोलने का राइट, खाने का राइट, पीने का राइट, वो नेचुरल राइट्स होते हैं, लेके पैदा होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इसको रोकने वाला कुछ नहीं होता। अगर वो रोक रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही नहीं है। और अगर वो इन सबको रोकने वालों को रोक रहा है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ये चीज क्लियर होगी आपको? यहां तक हम लोग देख चुके थे। ठीक, ठीक है, तो देखिए, आजादी जो है, जो लिबर्टी जो है, वो किसी भी खास वर्ग के लिए नहीं होती है, सबके लिए होती है। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले, 1947 के पहले की सिचुएशन में जाते हैं, आप लोग जो कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग जानते हैं कि पहले किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, और फिर जागीरदार जैसी चीजें आप लोगों ने देखी। ठीक, जागीरदार को इंग्लिश में भी जागीरदार बोलेंगे, मनसबदार को भी इंग्लिश में मनसबदार बोलेंगे। ठीक, मनसबदार, इक्तेदार, ठीक, तालुकेदार। ठीक, ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म या सामंतवादी नेचर को दिखा रहे हैं कि कुछ लोग स्पेसिफिक हैं, बाकी सभी लोग जो हैं वो इनके अंडर में आते हैं। सभी के सभी लोग इन्हीं के अंडर में आते हैं। कॉमन मैन, कॉमन मैन जो है वो इन्हीं के अंडर में आता है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन टाइप की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में क्या है? एक डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है ना? ठीक, क्या डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है कि इनको स्पेशल राइट्स है और इनको स्पेशल राइट्स नहीं है। जबकि हम बात करते हैं किसकी? नेचर की। तो नेचर ने इनको भी वही आई और माउथ दिया है, इनको भी वही लेग्स दिए हैं, इनको भी वही हैंड्स या आर्म्स दिए हैं जो हमको दी है, जो कॉमन मैन को दिए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि इक्तेदार, तालुकेदार, तुम सब हो जाओ क्या? खबरदार। ठीक, अब ये सब नहीं चलने वाला है। ये सबके लिए जो रूल ऑफ नेचर जो है, इसको हम सबके लिए इंश्योर करके रहेंगे। इसके ऊपर जो हम चर्चा करके रहेंगे। ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना? तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। एक मूवी है दशरथ मांझी, देखिए आप लोगों ने? दशरथ मांझी, मांझी द माउंटेन मैन के ऊपर बनी हुई है। एक आदमी होता है, वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है। ठीक, और होता क्या है, उसके गांव में क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा पहाड़ होता है। ठीक, और उसका गांव यहाँ पे कहीं पहाड़ के पीछे है, और यहाँ पे जो है पानी का कुआं टाइप का है, या शहर है, या रोड है, यहीं पे बस स्टैंड है, सब कुछ यहीं पे है इस माउंटेन की इधर। तो लोगों को इधर चक्कर लगा के आना पड़ता था पानी पीने के लिए, लोगों को इधर चक्कर लगा के जाना पड़ता था वापस अपने गांव में, बस स्टैंड में, मेडिकल स्टोर, सब कुछ यहीं था। तो माझी द माउंटेन मैन ने क्या किया कि ये पूरा पूरा पहाड़ अकेले काट डाला, छेनी हथौड़े से। और एक बहुत फेमस उन्होंने नारा दिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब सिलेक्शन निकाल के ही रहेंगे, उसके पहले तो नहीं छोड़ने वाले, है ना? तो आपने अगर ये मूवी देखी हो माझी द माउंटेन मैन, तो वहां पे क्या होता है कि दशरथ मांझी जब बहुत अर्ली फेज के होते हैं, बहुत ही यंग एज के होते हैं, और उस समय 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया होता है। उस समय कुछ दिनों बाद जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट आ जाता है। मतलब क्या होता है कि आजादी के पहले क्या हुआ करता था, मुझे मत छुओ, अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी थी। ठीक, और ये अनटचेबिलिटी क्या बताती है कि एक ह्यूमन बीइंग ए है और एक ह्यूमन बीइंग बी है, और ह्यूमन बीइंग ए के बी को के कांटेक्ट में आने के बाद, ए जो है बी के कांटेक्ट में आने के बाद क्या करता है,
नहाता है, बात बात करता है, वो कहता है अनटचेबिलिटी है। तो क्या एक बात बताइए कि जो रूल ऑफ नेचर है, जो रूल ऑफ नेचर है ना, उसने ये दोनों आइज इनको भी दिया है, नेचर ने दो आइज इनको भी दिया है, दो हाथ इनको भी दिया है, दो पैर इनको भी दिया है, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं। 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कहता है कि ए और बी दोनों के दोनों लिबर्टी पा चुके हैं किससे, ब्रिटिश से, साथ ही साथ जो बी है उसको डिग्निटी मिल चुकी है, और वो भी उतना ही भारत का नागरिक है जितना कि ए भारत का नागरिक है। इसका मतलब सब बराबर है, सब बराबर है, समानता है। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? तो दशरथ मांझी बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट लाना पड़ता है भारत सरकार को, कि जो आज से जो है अनटचेबिलिटी या अछूत जो है, ऐसा कुछ करना जो है एक क्रिमिनल माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा करते हैं तो आप क्राइम माना जाएगा, हीनियस क्राइम माना जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट जो है वो पर्सन बी की डिग्निटी को इंश्योर कर रहा है। क्लियर? तो दशरथ मांझी जो है वो सब बराबर सब बराबर सब बराबर न्यूज़पेपर पढ़ के वो खुश हो जाते हैं, और जाके एक ठाकुर साहब को छू लेते हो, बड़ा नाराज हो, हटो, मार देते हैं इसको। तो कहता है सरकार तो बोलती है सब बराबर, के सरकार पागल हो गया सब बराबर। ठीक। तो बेसिक क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिख देने से लागू नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखने दिखना भी चाहिए, और दिखेगा कब? जब वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक। लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट तब होगा जब आप उसको थ्योरेटिकली या अपने रूल्स में शामिल तो करेंगे। और देखिए आज वो चीजें उतनी नहीं है। आप जब अपने कॉलेज में बैठे होते हैं तो आपके बगल में कौन बैठा होता है, किस कास्ट का बैठा होता है, वो आपको नहीं पता होता, या पता भी होता है तो आप उसके साथ जो है खाना शेयर करने में कोई बहुत ज्यादा जो है नानुकुर नहीं करते। मैं आपको बताऊं, जिस कोचिंग संस्था में पढ़ता था वहां पे तो हमको अपने बगल वाले का सरनेम ही नहीं पता होता था। हमारे गुरुदेव पूज्य श्री देवी शंकर तिवारी जी का रूल ही ये था कि आपके नाम के आगे आपके फादर का नाम होगा। मेरा नाम वहां पे मोहित प्रदीप था, ना कि जो भी मेरा सरनेम है वो। तो ये तक रूल वहां पे बना रखा था उन्होंने। ठीक है। तो ये समझ में आया कि क्या है डिग्निटी। अब आपको समझ में आ रहा है डिग्निटी या गरिमा क्या है, व्यक्ति की गरिमा क्या है। कि अगर आपको कोई सिवई लाके देता है बकरीद वाले दिन, तो आप ये मत सोचे अरे ये तो किसी मुसलमान ने दी है, और वही सिवैयां आप बड़े चाव से खाते हैं कब, जब नागपंचमी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये कह रहा है कि सिवई खाते समय सिवई देने वाले का धर्म ना देखा जाए, उसका प्यार देखा जाए। ये जब आप उसके प्यार को देखते हैं तो आप उसकी गरिमा को मान के चलते हैं, स्वीकार करके चलते हैं, उसके दोस्ती के नजरिए को देख के चलते हैं। ये आपसे लिबर्टी विद डिग्निटी की बात कर रहा है। इट इज क्लियर? ओके, है ना? तो ये चीजें हो गई। ठीक। तो बराबरी क्या है? 18 प्लस के सभी लोगों को बराबर वोटिंग राइट है, सबको बराबर वोटिंग राइट है। उतना ही वोटिंग राइट जितना उज्जवल का हो जाएगा, उतना ही जो है वो किसका हो जाएगा, जय शाह का हो जाएगा। कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है, और उतना ही जो है वो मुकेश अंबानी के बेटे का भी होगा। ठीक। क्या? वोटिंग राइट सभी का इक्वल होगा। क्लियर है चीज? तो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही भाषाई आधार पे हो, लिंग्विस्टिक बिहाफ पे हो, ना ही जो है रेस के हिसाब पे हो, ना ही कास्ट के हिसाब पे हो, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं चाहिए, ना ही रंग रूप जाति धर्म किसी भी तरीके का नहीं। ठीक। सबको जो है बराबरी से देखा जाना चाहिए। क्लियर? है ना? समझ आ रहा है? क्योंकि जो नेचर जो है ना, नेचर जो कुदरत जिसने हमको बनाया है, वो कोई भी हो, वो ईश्वर हो या अल्लाह हो या कुछ भी हो, वाहेगुरु हो, कुछ भी हो, जो गॉड हो, कुछ भी हो, उसने सबको बराबर बनाया है, सभी को बराबर हाथ पैर आंख दिए। तो होता क्या है, हर इंसान की दो आइडेंटिटी, हर इंसान नहीं बल्कि हमें बोलना चाहिए कि जो नेचर है उसने क्या किया, लिविंग क्रीचर जो है, लिविंग क्रीचर जो है उनको अलग अलग आइडेंटिटी दी। ठीक। एक लिविंग क्रीचर को हम लोग कंपोजिटली बोल सकते हैं एनिमल, दूसरे लिविंग क्रीचर को हम लोग कंपोजिटली क्या बोल सकते हैं, ट्री, और तीसरे लिविंग क्रीचर को हम लोग कंपोजिटली क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन बीइंग। ठीक। और इस ह्यूमन बीइंग को जो है उसकी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो रहता है, उसने उसको एक दूसरी आइडेंटिटी दे दी। वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो काला है,
वो गोरा है, वो पढ़ा है, वो गंवार है, ये सब सोसाइटी ने दिया है। और ह्यूमन बीइंग को जो नेचर ने इक्वलिटी दी है, ये इक्वलिटी अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे देता है तो फिर क्या है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ये चीज क्लियर आपको? तो संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? ठीक, कि क्या सभी को एक ऐसा, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था या विचार या विचारों का समूह जो क्या करता हो, जो सभी को समान मानता हो, ना सिर्फ मानता हो, साथ ही साथ गरिमा के साथ, सभी को सभी की गरिमा, इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ इक्वल मानता हो, तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्लियर है चीज आपको? ठीक, जहां तक मैं समझता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, क्लियर? तो जब बात इस व्यवस्था की आती है या सिस्टम की आती है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, संविधानवाद, ठीक, इसके लिए क्या मस्ट है? इसके लिए मस्ट है, पहला लिबर्टी, लिबर्टी के साथ साथ डिग्निटी, फिर अधिकार या राइट्स, और फिर समानता, इक्वालिटी। ठीक, लेकिन ये से हवाई विचार नहीं होते, ये ऐसा है। तो मैंने अभी आपको कहा था कि संविधानवाद एक व्यवस्था है। क्या है? एक व्यवस्था है जो कि गारंटी देता हो कि आपको लिबर्टी, डिग्निटी और राइट्स और इक्वालिटी मिलेगी। तो ये व्यवस्था क्या होगी? ये व्यवस्था होगी गवर्नमेंट। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? इन थॉट्स के साथ अगर एक गवर्नमेंट होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। समझ आया? क्लियर चीज आपको? इन थॉट्स के साथ अगर एक गवर्नमेंट होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब लास्ट क्लास में भी बताया था कि गवर्नमेंट होना ही सब कुछ जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर सैंक्शंस भी लगने चाहिए, और सैंक्शंस कौन लगाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन लगाएगा। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी होना जरूरी है, गवर्नमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? बेसिक रूल्स और लॉ। तो ठीक है, मान लीजिए म्यांमार का केस देखा था हमने, म्यांमार के केस में क्या देखा था? गवर्नमेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मतलब रूल्स भी हैं, लेकिन वहां पे हमको ये लिबर्टी, डिग्निटी और ये सब चीजें नहीं थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। चाइना को देखते हैं तो चाइना में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ साथ वहां का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स और मैनुअल्स तो है ही। किसी भी देखिए, रूल्स और मैनुअल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो किसी धर्म का धार्मिक बुक भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा सीरिया में, बगदाद में, वहां शरीयत चलता है, तो वो रिलीजियस रूल्स है ना। या जैसे कि आर्मी का रूल चलता है, आपने म्यांमार में देखा मिलिट्री रूल चलता है, या आपने पाकिस्तान में देखा कि लगभग मिलिट्री रूल चलता है, कहने को वहां पे जो है सरकार है। तो रूल्स तो होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स या संविधान किसी ना किसी, देखिए कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं जहां कोई नियम ना हो। नियम किसी भी किसी फॉर्म में हो सकते हैं, वो रिलीजियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो मिलिट्री फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो ऑटोक्रेसी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट दोनों होना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने की गारंटी नहीं है। कि गवर्नमेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट कैसी हो? लिमिटेड गवर्नमेंट हो, लिमिटेड गवर्नमेंट हो। ठीक, और ये लिमिटेशन कौन लगाएगा उस गवर्नमेंट के ऊपर? वो लिमिटेशन लगाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है चीज? तो किसी गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब रूल ऑफ रूलर नहीं,
रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीमेसी ऑफ रूल होता है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो रूल के हिसाब से चलती है। वो गवर्नमेंट एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, और वहां पे अगर ये वैल्यूज भी मौजूद हैं, तो फिर वहां पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ठीक, आप ब्रिटेन के एग्जांपल को देखिए कि वहां पे डिफरेंट टाइम पे कन्वेंशंस लाए गए हैं, और वो कन्वेंशंस के हिसाब से गवर्नमेंट चलती है, और वो जो है लिबर्टी, डिग्निटी, राइट और जो है इक्वालिटी की बात भी करती है। भले ही वहां पे लिखित संविधान नहीं है, लेकिन संविधानवाद है। ठीक, तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि रूलर, लॉ ऑफ रूलर, लॉ ऑफ रूलर। क्लियर चीज। तो जो आपका चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, यहां पे क्या चल रहा है, लॉ ऑफ रूलर चला है। वहां पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किम जोंग उंग जब पैदा हुए तो दुनिया पैदा हुई। किम जोंग उंग ने जो बोला वही दुनिया ने सोचा। सी जिनपिंग के बचपन की कहानियां पढ़ाई जा रही बच्चों को। आजीवन काल के लिए सी जिनपिंग जो है राष्ट्रपति बना दिए गए। तो वहां पे क्या है, लॉ ऑफ रूलर चल रहा है। और जहां पे रूल ऑफ लॉ होगा, वहां पे सुप्रीमेसी ऑफ क्या होगा, रूल्स होगा। सुप्रीमेसी ऑफ रूल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होगा। संविधान की सर्वोच्चता जहां पे होगी, विधि की सर्वोच्चता जहां पे होगी, वहीं पे विधि का शासन होगा। और जहां पे विधि का शासन होगा, वहां का जो रूलर है, जो गवर्नमेंट है, वो उसके ऊपर कुछ प्रेशर रहेगा। वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, और ये लिमिटेड गवर्नमेंट जो है वो मजबूर की जाएगी किसके थ्रू, उन रूल्स के थ्रू, कि आप हमारे पीपल्स को लिबर्टी दीजिए, लिबर्टी विद डिग्निटी दीजिए, लिबर्टी और डिग्निटी के साथ साथ उनको राइट्स भी दीजिए, और सभी को इक्वल नजरिए से देखिए, तब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो जाएगा। क्या मेरे बच्चों ये समझ में आया आपको? मैं मान के चलता हूं सभी को ये से समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक, तो संविधानवाद का एक मतलब हमने क्या समझा, संविधानवाद का दूसरा मतलब हमने क्या समझा, कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ये मस्ट है। ठीक है, क्लियर चीज, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो विधि की सर्वोच्चता बहुत जरूरी है। ठीक, तो संविधानवाद के मूल्यों में हम लोगों ने जाना कि अधिकार, स्वतंत्रता, समानता के साथ साथ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक, तो देखिए, जब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होता है ना, मतलब रूल ऑफ लॉ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, कैसे, देखिए, ये संविधानवाद क्या कह रहा है आपसे, ये चार चीजें कह रहा है। क्या कह रहा है, अधिकार, फिर आपसे क्या कह रहा है, लिबर्टी या स्वतंत्रता। ठीक, फिर आपसे क्या कह रहा है, डिग्निटी, और फिर आपसे क्या कह रहा है, समानता, इक्वालिटी। ठीक, आपको याद होगा, आप लोगों ने एक बचपन में शायद मूवी देखी हो। ठीक है, खैर वो मेरे बचपन की आई थी, तो आपके बचपन की कैसे हो सकती है, लेकिन आपने देखी होगी, मेरे बचपन की मूवी है। उसका नाम है हम साथ साथ हैं। देखिए, सलमान खान की मूवी है, जिसमें गाना है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। सुना गाना, है ना। तो इसमें आपने देखा होगा कि सलमान खान एक जोधपुर गए होते हैं। कहां गए होते हैं, जोधपुर गए होते हैं। अब भाई हीरो हैं, जोधपुर गए, वहां पे किसी हीरोइन ने पानी भी चढ़ा दिया। अरे यार सलमान, चिंकारा का शिकार करो, चिंकारा खा के देखना है। सलमान भी जोश में आ गए, सलमान ने भी क्या कर दिया, चिंकारा को मार दिया। ठीक, अब क्या है, रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, और इक्वालिटी है, कि वो हीरो ही क्यों ना हो, सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, भाई साहब जोधपुर जाते जाते जूते घिस गए। और देखिए, आज भी जो है राजस्थान हाईकोर्ट पीछे पड़ी रहती है उनके। ये चीज समझ आ रही है आपको। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है वो सबके साथ चलेगा। आपने क्या देखा, इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को चैलेंज किया गया कोर्ट में, और कोर्ट ने उसको इनवैलिड घोषित कर दिया था, हाई कोर्ट ने इलाहाबाद में। मैंने आपको एक दिन इमरजेंसी पढ़ाई थी, कभी याद करिए, बताया था मैंने आपको। ठीक,
तो रूल ऑफ लॉ ये है जो किरण बेदी आईपीएस को एम्पावर्ड करता है कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी चालान काट दो। ये रूल ऑफ लॉ में ही हो सकता है, ये रूल ऑफ रूलर के में नहीं हो सकता। मतलब रूल ऑफ लॉ में हो सकता है, लॉ ऑफ रूलर में नहीं हो सकता। बस बने सी जिनपिंग के शासनकाल में सब चीजें नहीं देख सकते आप, ये भारत में ही देख सकते हैं, डेमोक्रेसी में ही देख सकते हैं। ठीक, तो डेमोक्रेसी तब इंश्योर होती है जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म 4 वैल्यूज के साथ आता है। यहां तक को समझ में आया आपको? ठीक है, तो आईएएस के पीटी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1 दिया हो कि जहां पे सीमित शासन हो या जहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट हो। आप कहेंगे यार संविधानवाद में लिमिटेड गवर्नमेंट, आप मार देंगे नहीं नहीं, अभी चूंकि आपको पता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होती है तभी संविधानवाद होता है। रूल ऑफ लॉ में लिमिटेड गवर्नमेंट होती है और वो लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में होती है। लेकिन जब आप 3-4 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो भूल जाएंगे ये चीज। ठीक, तो संविधानवाद क्या है, जहां पे एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है और ये लिमिटेशन कौन लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। ठीक, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये तो आपको पता ही है, हाँ रूल ऑफ लॉ होगा ही होगा। ठीक, स्टेटमेंट नंबर 3 वो कहेगा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, तो आप कहेंगे हाँ ये भी ठीक है। आंसर ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी, और ए में लिखा है ओनली 1, फिर दिया है बी में दिया है 2 और 3, और सी में दिया है क्या, सी में दिया है आपका 1, 2, 3, और डी में दिया है नन ऑफ दिस। ठीक, और आप क्या करेंगे, चट्ट से देखेंगे हाँ रूल ऑफ लॉ तो होता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होता है, 2 और 3 राइट, बस, और यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि आपके माइंड में लिमिटेड गवर्नमेंट एक निगेटिव टर्म है, लेकिन लिमिटेड गवर्नमेंट का होना जरूरी है। स्वच्छंद सरकार जो होती है वो कुछ भी कर सकती है, उसके ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। क्योंकि स्वच्छंद सरकार या अनलिमिटेड गवर्नमेंट जो होती है वो आपने म्यांमार में देखी, वो आपने आईएसआईएस बगदादी में देखी, वो आपने पाकिस्तान में देखी। एक लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, वो लिमिटेड गवर्नमेंट जो है जिसे क्या कहते हैं, उसके सामने कई तरीके के प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं, जैसे कि सदन को अविश्वास है आप में, आप विश्वास सिद्ध करिए कि आप पावर में हैं। ठीक, लिमिटेशंस है, सदन को आपको विश्वास प्रस्ताव दिखाना पड़ेगा कि सदन को आपके ऊपर आप विश्वास है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, विश्वास प्रस्ताव पक्ष लाता है, मतलब गवर्नमेंट लेके आती है। तो लिमिटेशन है, मतलब उसको हटने का डर है। एक स्वच्छंद सरकार नहीं थी जिनफिंग की तरीके, अनियंत्रित सरकार नहीं है, उसको हटने का डर है। तो लिमिटेड गवर्नमेंट है, तो संविधानवाद की प्रायोरिटी में लिमिटेड गवर्नमेंट होगा कि नहीं होगा, याद रहेगा आपको कि नहीं रहेगा? सभी को ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक, तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई संविधानवाद क्या नहीं है। ठीक है, अगर आपको यह पता है कि संविधानवाद क्या है और क्या नहीं, अगर ये क्लियर हो जाए तो आप इस तरीके के किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंस नहीं सकते। ठीक, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट कि संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या नहीं है, ये और क्लियर हो जाए तो हम तो फंस ही नहीं सकते क्वेश्चन में। क्लियर जी? ठीक, क्लियर चीज ना? तो देखिए क्या है पहली चीज कि क्या, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता इस बात की गारंटी नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है कि संविधानवाद होगा। देखिए चाइना का एग्जांपल देखते हैं। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी के रूल्स को माना जाएगा, उसके अलावा किसी रूल को नहीं माना जाएगा। ठीक, और उन रूल्स में क्या हो गया, उन रूल्स में सबसे ज्यादा पावरफुल किसको मान लिया गया, सी जिनपिंग को मान लिया गया। तो ऐसे में क्या चाइना में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि चाइना में क्या नहीं है, लिबर्टी नहीं है, चाइना में क्या नहीं है, डिग्निटी नहीं है, चाइना में क्या नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, ये वैल्यूज भी नहीं है।
तो ऐसा नहीं होता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ आपको दिखेगा, बिल्कुल दिखाई देगा, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ दिखाई देगा जहां पे रिलीजियस सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगा, लाइक पाकिस्तान। आपने देखा फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप सिर्फ मुस्लिम्स को है, लाइक तालिबान। तालिबान भी एक स्टेट है और यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। ठीक, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या है, यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है शरीयत। ठीक, क्लियर है चीज, सभी को समझ में आ रहा है? तालिबान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? शरीयत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है वहां पे। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दे रहा है कि तालिबान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि तालिबान में किसी को टोटल लिबर्टी नहीं है, तालिबान में किसी को क्या है, इक्वालिटी नहीं है, रिलीजियस अनइक्वालिटी है। तालिबान में क्या नहीं है? तालिबान में डिग्निटी तो कतई नहीं है। विमेन्स की लाइफ और मेन की लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। तो फिर यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ जाता है संविधान होना संविधानवाद की गारंटी है, तो आप क्या टिक मारेंगे? नहीं, संविधान होना, महज संविधान होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है। रूल ऑफ लॉ होना भी संविधानवाद की गारंटी नहीं है। ठीक, समझ आया आपको? ये बहुत ध्यान देने की चीज है, बहुत ही टफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला चैप्टर चल रहा है आपकी क्लास में, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है, ये लिखे हुए नोट से नहीं समझ में आता है। बात मान के चल रहे हैं आप लोग? आए सभी को समझ में? है ना? तो संविधान के होते हुए भी शासक की सर्वोच्चता हो सकती है। देखिए कि यहां पे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, शरीयत है, और शासक की सर्वोच्चता कैसे है कि जो तालिबान का जो हेड है, जो कमांडर है, या आईएसआईएस अल बगदादी है, वहां भी शरीयत है, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बगदादी के अलावा कोई नहीं चलेगा वहां पे। वहां पे लिबर्टी, डिग्निटी है ही नहीं। जिसको चाहा उस तक कोड़े पिटवा दिए, जिसका चाहा उसका मर्डर कर दिया, कोई डिग्निटी नहीं है। क्लियर चीज आपको? सी जिनपिंग को देख लीजिए कि क्या हुआ, कि सी जिनपिंग में एक बार क्या हुआ कि म्यांमार को देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए। तो जो संविधान है वो किसी फॉर्म में दुनिया भर में ऐसा नहीं कि संविधान नहीं है या रूल्स नहीं। संविधान मतलब क्या है? संविधान है क्या? बेसिकली लॉ ही तो है, बेसिक लॉ है, उसको हम लोग संविधान बोल देते हैं। तो तालिबान में बेसिक लॉ क्या है? तालिबान का बेसिक लॉ आपको पता है ना? रिलीजियस लॉ है वहां का। नॉर्थ कोरिया का भी आपको पता है, चाइना का भी आपको पता है। ये चीज समझ में आई आपको? है ना? तो संविधान के होते हुए भी शासक की सर्वोच्चता हो सकती है, इसलिए संविधान संविधानवाद की गारंटी नहीं है। ठीक, रूल ऑफ लॉ होते हुए भी सुप्रीमेसी ऑफ रूलर हो सकती है। रूल ऑफ लॉ होते हुए भी क्या हो सकती है? सुप्रीमेसी ऑफ रूलर पॉसिबल है। और ये कहां पॉसिबल है? चाइना में पॉसिबल है, नॉर्थ कोरिया में पॉसिबल है, अफगानिस्तान में पॉसिबल है। ठीक, रूल ऑफ लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, क्लियर चीज? तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन होना ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की गारंटी नहीं है। ये चीज क्लियर होगी सबको? ठीक है, तो यहां शासकों की सर्वोच्चता है, ना कि विधि की सर्वोच्चता। विधि का सर्वोच्चता होना जरूरी, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो, ना कि सुप्रीमेसी ऑफ रूलर। याद रखिएगा, याद रखिएगा, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो और एक लिमिटेड गवर्नमेंट हो, और इस लिमिटेड गवर्नमेंट के साथ साथ वैल्यूज हो। कौन कौन सी? लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी और राइट्स। अगर ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, भले ही वहां पे लिखित कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो क्या होगा? वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। ठीक, आप याद रखिएगा, यूके और चाइना, ये दो एग्जांपल लेके सोचिएगा। सिर्फ और सिर्फ इंडिया और यूएसए को देख के कभी मत सोचिएगा, क्योंकि आप इंडिया और यूएसए को देख के आंसर अलग तरीके के टिक कर सकते हैं। यूके का एग्जांपल याद रखेंगे, चाइना का एग्जांपल याद रखेंगे, अफगानिस्तान का एग्जांपल रखेंगे, तो आपके अंदर थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी आएगी और इसका कंपैरिजन इंडिया और यूएसए से कर लेंगे। ये चीज क्लियर होगी? तो ओवरऑल, हाँ एक सेकेंड, हाँ बताओ बेटा। बिल्कुल तानाशाही होगी, संविधानवाद कैसे हो जाएगा वहां पे? आप बताइए। कि देखिए, किसी भी देश का नियम, बिना नियम के कोई देश नहीं चल सकता।
शी जिनपिंग का भी क्या है कि देखिए क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना सीपीसी है वो क्या करती है, उसकी एक पोलित ब्यूरो होती है, ठीक है। और ये पोलित ब्यूरो क्या करती है, डिसाइड करती है कि ग्रुप ए से लेके ग्रुप जेड के लेवल तक कौन कौन कैंडिडेट्स होंगे और इसी को आपको वोट डालना है, ठीक। और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक। ए को आप लोग वोट डाल देंगे, ठीक। ए ऊपर वाले को वोट डाल देगा, फिर ऊपर वाला उसके ऊपर वाले को वोट डाल देगा, ऊपर वाला उसके ऊपर, ऊपर वाला उसके ऊपर, और यहाँ पे लास्ट में जिनपिंग आ जाएंगे, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या यहाँ पे तानाशाही चल रही है ना, ऑटोक्रेसी चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ तो दिख रहा है, लेकिन क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड नहीं है, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। कैसी लिमिटेशन नहीं है कि भैया ये तो लाइफ टाइम बन गया, ठीक। चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, ठीक, और चाहे वो चाइना हो, ये तानाशाही चल रही कि नहीं चाहिए, लाइफ टाइम की गवर्नमेंट बन गई है। तो अब चूंकि लाइफ टाइम गवर्नमेंट बन गया है, तो ये क्या आपको अपने हिसाब से खाने दे रहा है? नहीं। आपको अपने हिसाब से सोचने दे रहा है? नहीं। आपको अपने हिसाब से काम करने दे रहा है? नहीं करने दे रहा है। अगर आप उसकी बात मानते तो ठीक, अदरवाइज नहीं। तो रूल ऑफ लॉ होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने वाली जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड हो, और वो रूल ऑफ लॉ के अंडर में हो, ना कि रूल ऑफ लॉ उसके अंडर में हो। ये चीज क्लियर हुई? आगे देवांश, क्लियर हो गया देवांश आपको? है ना? रूल ऑफ लॉ या सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो, लेकिन मतलब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। समझ आ रहा है? विधि का शासन इस बात की गारंटी नहीं है कि विधि की सर्वोच्चता है। विधि का शासन तो है, लेकिन विधि का शासन गवर्नमेंट के नीचे है, तो विधि की सर्वोच्चता नहीं हुई। जब विधि की सर्वोच्चता नहीं है तो किसी भी कीमत में वहां संविधानवाद नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि गवर्नमेंट संविधान से ऊपर है, वो संविधान को चेंज कर सकती है। पाकिस्तान का संविधान 5 बार चेंज हो चुका है। चाइना का संविधान में देखिए जोड़ दिया गया है कि शी जिनपिंग आजीवन काल तक के लिए राष्ट्रपति है। भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52। भारत का संविधान ये बताता है कि एक तय प्रक्रिया के बाद जो है चयन होगा, और एक तय प्रक्रिया से उसके ऊपर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री या चुनी हुई सरकार को भी हर 5 साल में दोबारा चुनने के लिए सामने खड़ा होना पड़ेगा। लिमिटेड गवर्नमेंट है, अनलिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है। ये चीज क्लियर होगी? इमरजेंसी में अनलिमिटेड गवर्नमेंट होने की कोशिश हुई थी, तो वो भी आप लोग इमरजेंसी के प्रोविजन में आगे जाके देखेंगे कि उसको भी अनलिमिटेड होने के चांस नहीं मिल पाए। क्लियर है चीज? मैं मान के चलता हूं कि सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो अब बात आती है कि संविधानवाद का अपोजिट क्या होगा। वही हम लोग आगे बढ़ाने ही जा रहे थे, तुमने पूछ लिया। संविधानवाद का अपोजिट क्या होगा, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का अपोजिट क्या होगा? वही तानाशाही, ऑटोक्रेसी, ठीक। कई बार तानाशाह भी संविधान बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया चाइना ने, आप पूछ ही चुके हैं। मैं इसी को स्टार्ट करने जा रहा था बस थोड़ी देर में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही था। क्लियर? तो अब बात आती है कि संविधानवाद कहां होगा, तो ये आपको अच्छे से पता चल गया है कि संविधानवाद वहां होगा जहां एक लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, और लिमिटेड गवर्नमेंट जो है के साथ साथ डेमोक्रेसी भी होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही लिमिटेड गवर्नमेंट पॉसिबल है। ये समझ में आया आपको? तो तानाशाही में लिमिटेड गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। लेकिन डेमोक्रेसी में ही जो है एक लिमिटेड गवर्नमेंट पॉसिबल है। ये चीज क्लियर? तो संविधानवाद के लिए डेमोक्रेसी भी जरूरी है ना? यहां तक सबको समझ आया सबको? ठीक। तो ये चीजें आपको समझ आएंगी, ठीक। क्या देखिए हो क्या रहा है कि 1989 में, एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। 1989 में चाइना में एक जगह है बीजिंग, ठीक। चाइना में एक जगह है बीजिंग, आपको पता है उसका नाम क्या? कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग में एक जगह है जिसका नाम है तियानमेन चौक। जैसे आपके जंतर मंतर है, हर बात के लिए लोग धरना दे देते हैं वहां पे, है ना? तो गवर्नमेंट ने तियानमेन चौक में क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, धरना दे दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी में पढ़िए, आपका ये काम है। स्टूडेंट्स ने कहा नहीं, हम तो धरना देंगे। गवर्नमेंट ने कहा धरना क्यों देंगे? स्टूडेंट्स ने कहा कि हमको क्या चाहिए? आजादी, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे बेसिकली वो।
तो ठीक है, चाइना ने कहा ठीक है तुमको आजादी चाहिए, उन्होंने क्या उठाया, टैंकर्स उठाए और बच्चों के ऊपर तोपे चला दी। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मारे गए यहाँ पे। जबकि इंडिया में क्या है, आप देखिए जंतर मंतर में आए दिन धरना धरना रैली प्रदर्शन सब कुछ चलता है। तो ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तानाशाही में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तानाशाही में आपके पास लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं होगी, अनलिमिटेड गवर्नमेंट होगी। और लिमिटेड गवर्नमेंट वही पॉसिबल है जहां पे एक सिस्टम ये बताता हो कि कुछ समय के बाद गवर्नमेंट चेंज होगी। इसलिए तानाशाही में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं संभव है। क्या ये चीज आपको समझ में आई? क्या नाम है देवांश, अब क्लियर हो गया आपको, है ना? तो अब बात आती है कि इंडियन पॉलिटी क्या है। ये तो हमको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। हमने बेसिक चीजें स्टार्ट में पहली क्लास में ये बात की थी कि पहले हम जानेंगे संविधान क्या है, संविधान के साथ साथ सरकार क्या है, संविधान या सरकार, और फिर हमने जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और फिर हमने एक चीज आपसे बोली थी कि इंडियन पॉलिटी क्या है, कि यही तो आपको पढ़ना है ना? तो इंडियन पॉलिटी क्या है, इंडियन पॉलिटी में आप क्या क्या चीजें देखेंगे ये आपको समझ, ठीक? तो देखिए, गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्लस कॉन्स्टिट्यूशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक? तीनों चीजें जो हैं कहां पे लिखी है? संविधान में लिखी हुई, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, ठीक? इसमें आपको पता चलता है कि क्या लेजिस्लेटिव पावर है, क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या क्या हैं, और फिर जुडिशियल फंक्शंस या जुडिशियल पावर क्या क्या है, ये आपको चीजें पता चलती है, ठीक? अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं, भारत का जो संविधान है, वो जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान, ठीक? क्यों? तो अभी समझने की चीज है। क्या समझने की चीज है? देखिए, जब इंडिया आजाद हो रहा है 1947 में, हमने या हमारे नीति निर्माताओं ने क्या सोचा कि भारत में शासन का सिस्टम क्या होना चाहिए, कि या इंडियन गवर्निंग सिस्टम क्या होना चाहिए, गवर्निंग सिस्टम क्या होना चाहिए। तो वहां पे तमाम तरीके के विचार है, और फिर ये हुआ कि हम थोड़ा सा यूएसए की तरीके देखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लेके चलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 1947 पे ही लोगों ने सोचा था, इसके पीछे एक पूरा हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, 1773 से लेते हुए और 1935 तक आते हुए बहुत सारे इलेक्शंस भी इंडिया में हुए। तो ये एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी है, ब्रिटिश लेगेसी भी है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि हाँ, हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी, ठीक? क्योंकि डेमोक्रेसी में ही लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। और चूंकि हम कहां से गवर्न होते चले आ रहे हैं, हम गवर्न होते चले आ रहे हैं आपके पैलोलिथिक के बाद मीजोलिथिक, मीजोलिथिक से नियोलिथिक, नियोलिथिक से चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथिक से मेगालिथिक तक तो ह्यूमन बीइंग बराबर चल रहा था। लेकिन जैसे ही वैदिक इरा आया, वैदिक इरा के बाद लेटर वैदिक इरा आया, लेटर वैदिक इरा के बाद से नेपोटिज्म आया, और जैसे ही नेपोटिज्म आ गया वैसे ही मोनार्च आ गया। और ये मोनार्च लंबा चलता चला आया, कहां 3rd सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी से होते हुए राजा हर्षा तक ये मोनार्च चला। और राजा हर्षा के बाद तो फिडलिज्म वाला मोनार्च चला, और लंबा मोनार्च चला, कहां तक चला? कुतुबुद्दीन ऐबक तक चला। अब यहाँ पे रिलीजियस मोनार्च चला, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके और आपका जो है 1526 तक, बाबर तक रिलीजियस मोनार्च चल रहा है नॉर्थ में, ठीक है? साउथ में भी रिलीजियस मोनार्च चल रहा है, कहीं हिंदू राजा है, कहीं मुसलमान राजा है, ठीक? किसी एक रिलीजन का तो राज्य शासन नहीं है, लेकिन हाँ रिलीजियस मोनार्च तो चल ही रहा। फिर आप मुगल इरा में भी देख रहे हैं रिलीजियस मोनार्च चल रहा है, साउथ साउथ में शिवाजी है, नॉर्थ में वो है, तो एक रिलीजियस मोनार्च चल रहा है। ब्रिटिश आया, ब्रिटिश के टाइम पीरियड में हमने क्या देखा कि रिलीजियस मोनार्च खत्म हुआ।
अब रिलीजियस मोनार्च खत्म होने के बाद सिस्टम क्या होना चाहिए? तो हमने ब्रिटिश सिस्टम में डेमोक्रेसी को जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में ऐसे एक्सपीरियंस लोग थे जिन्होंने जाके दुनिया भर का एक्सपीरियंस लिया। दादा भाई नेरोजी तो है लंदन की फिन्सबरी से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में मतलब पार्लियामेंटेरियन बने थे लंदन में, तो फिन्सबरी से पार्लियामेंटेरियन बने। तो मतलब हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं वो भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात चली कि हाँ भाई हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, और देखिए आपने क्या देखा कि एंशियंट से लेके मिडवल तक मोनार्च रहा, तानाशाही रही, तानाशाही दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या करेगा? गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन लगाएगा, गवर्नमेंट हर 5 साल में बदलेगी, और ये ऐसा लिमिटेशन जैसे ही हम लगाने की बात करेंगे तो हम लोग डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो रामचंद्र गुहा सबाल्टर्न अप्रोच के राइटर हैं, वो क्या कहते हैं? रामचंद्र गुहा सबाल्टर्न अप्रोच के राइटर है। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में आपने जो है न्यू कैम्ब्रिज, ओल्ड कैम्ब्रिज, इंपीरियलिज्म, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट, सबाल्टर्न अप्रोच को पढ़ा, तो उसी में रामचंद्र गुहा जो है सबाल्टर्न अप्रोच के हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट वाज कब? 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को, तो वो क्या कह रहे हैं? इट वाज द बिगेस्ट experiment in the history of इंडिया नहीं, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ऐसा रामचंद्र गुहा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ा आश्चर्य से देख रहा है कि देखिए सिंपल सी बात है कि आपको अच्छे से पता है, आप थोड़ा आगे जाके जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हिस्ट्री बहुत जरूरी है। ठीक है? क्यों? एक हिस्ट्री का राइटर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू हो रहा है, वो क्या बोल रहा है? इट वॉज द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। क्यों भाई? ये कल्पना से भी परे है भारत में लोकतंत्र। क्यों भाई? कि यूएसए, यूके, जहां पे लोकतंत्र है, जहां पे डेमोक्रेसी है, वो कैसे है? वो ऐसे है कि वहां पे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल के आया कि मीडियोकर को भी राइट मिलेगा, मीडियोकर के राइट के साथ साथ वहां पे लेबर क्लास के राइट की भी बात हुई, और धीरे से वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ वहां पर रेनेसां चल रहा है, एनलाइटमेंट चल रहा है। ठीक? नवजागरण चल रहा है, पुनर्जागरण चल रहा है, रेनेसां चल रहा है, एनलाइटमेंट चल रहा है, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, साइंटिफिक अप्रोच चल रही है, रिसर्च चल रही है, न्यूटन की रॉयल ब्रिटिश सोसाइटी आ रही है, ह्यूमन बीइंग को इजीएस्ट करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच, इंजीनियरिंग टूल्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी है। एक समाज जो सभी को बराबर समझने की क्षमता रखता है, एक वैज्ञानिक क्षमता रखता है, वही डेमोक्रेसी लागू कर सकता है। और भारत में मोनार्च के जमाने में संभव नहीं था, मोनार्च के बाद ब्रिटिश कॉलोनी में तो बिल्कुल संभव नहीं था। ऐसे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या सोच रहे हैं कि भारत में हम संविधान लेके आएंगे जहां के लोगों को अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, जहां के लोगों के अंदर उतनी नॉलेज नहीं है, डेमोक्रेसी को लेके नॉलेज नहीं है। तो ऐसे में इट वाज द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। रामचंद्र गुहा की इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है ये इंडिया के लिए। देखिए कि भारत के जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। और सुकुमार सेन जो है, जब निर्वाचन, अभी देखिए वोटिंग लिस्ट बन रही होगी, आप लोग जानते हैं 2024 का इलेक्शन आने वाला है, और आपने देखा होगा कि एक वोटिंग लिस्ट बन रही होगी, जिन बच्चों का वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होगा तो बीएलओ ऑफिसर्स वगैरह आपके घर आए होंगे, आपके फादर से बात की होगी, वोटिंग लिस्ट अपडेट करी होगी। तो निर्वाचन आयोग ने जब वोटिंग लिस्ट बनाई, तो सुकुमार सिंह किसी गांव में गए, वहां एक महिला से पूछे कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, वोटिंग लिस्ट में अपडेट करना था। तो महिला ने बोला चुन्नू के पापा। तो सुकुमार सेन उनसे बोले मैडम चुन्नू के पापा नहीं, अपने पति का नाम बताइए। तो महिला क्या बोली उनसे, कैसे आदमी हो, तुमको इतना नहीं पता कि पति का नाम लिया नहीं जाता है। तो आप देखिए कि उस देश के अंदर आप डेमोक्रेसी लागू करने जा रहे हैं, उस देश के लोगों को 18+ के सभी लोगों को वोटिंग राइट देने जा रहे हैं, जिनके अंदर वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है जो कि साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी रिलेशा एनलाइटमेंट प्रबोधन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान यूरोप में आ चुकी थी। इसीलिए जो है हमारे यहाँ जो है क्या नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस साफ साफ कहते थे, क्योंकि वो यूरोप के एक्सपीरियंस को देख के आए थे, एक आईसीएस ऑफिसर थे, लंदन में पढ़ के आए थे। उन्होंने वहां की सिविलाइजेशन का, वहां की सोसाइटी का, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सोसाइटी से कंपैरिजन किया, तो उन्होंने कहा कि भारत के लोग अभी लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है, जल्दबाजी में लोकतंत्र लागू नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं गलत नहीं थे वो, क्योंकि प्रैक्टिकली हमको यही दिखता है
आज जाके अभी भी हर आदमी पहुए पे बहुत से लोग पहुए पे बिक जाते हैं, वोट दे आते हैं, धर्म के नाम पे वोट दे आते हैं। लेकिन फिर भी इट वॉज द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड कि कुछ लोग तो जान चुके हैं, बहुत से मेजोरिटी अब इंडिया में जान चुकी है। देखिए, हम लोकतंत्र लोगों को सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, तब लोकतंत्र लागू करेंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएंगे। इसलिए पहले लोकतंत्र लागू करो, और लोकतंत्र लागू होते होते लोग लोकतंत्र सीख जाएंगे। कि पहले हम लोगों को बता देंगे कि भाई प्राइवेट प्राइवेट व्हीकल यूज नहीं करना है, टेम्पो नहीं चलाना, ई रिक्शा में नहीं बैठना है, टेम्पो में नहीं बैठना है, बस में नहीं बैठना है। हम जब पहले लोगों को समझा देंगे तब कानपुर में मेट्रो लाएंगे? नहीं, हम पहले मेट्रो लेके आएंगे, मेट्रो में आदमी बैठेगा, धीरे धीरे जो है ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज को देखते हुए, लंग्स या अस्थमा की प्रॉब्लम को देखते हुए, ट्रैफिक के इश्यूज को देखते हुए, आदमी खुद धीरे धीरे जो है अपने पब्लिक पर्सनल व्हीकल को छोड़ के पब्लिक व्हीकल मेट्रो में जाने की कोशिश करेगा। तो डेमोक्रेसी का इंप्लीमेंटेशन शुरुआत से करते करते डेमोक्रेटाइज किया जा सकता है, ना कि डेमोक्रेटाइज करने के बाद डेमोक्रेसी का इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो रामचंद्र हुआ कह रहे हैं इट वाज द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ठीक कैसे? कि देखिए, आज भी 140 करोड़ की पॉपुलेशन में मैं मान के चलता हूं कि 90 से 80 करोड़ लोग जो हैं इंडिया में वोटर हो चुके हैं। और अगर आप इस फिगर को देखते हैं, इस 90 करोड़ वोटर को देखते हैं, तो 28 यूरोपियन कंट्रीज को जोड़ लीजिए, यूएसए भी जोड़ लीजिए, और कनाडा भी जोड़ लीजिए। इतने बड़े देश में इंडिया में जब इलेक्शन होने जा रहा है 2024, तो वो चैलेंज है दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्कों को जोड़ के बराबर वहां पे इलेक्शन कराना। तो इट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज ऑल्सो फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। क्या चीज समझ में आई आपको? तो आप समझिए, संविधान आपको यूं ही नहीं मिल गया, बड़ी मेहनत से मिला है, बड़ा सोच विचार के मिला है संविधान आपको। ठीक है, तो संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए, ना कि आपके पर्सनल थॉट्स। यहां तक क्लियर हो गया आपको? है ना? तो देखिए, अब क्या है कि चैलेंज क्या है, जब इतना बड़ा चैलेंज, हमारा संविधान बड़ा क्यों गया? आपसे कोई पूछे कि हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों हो गया? दुनिया के संविधान बड़े छोटे छोटे संविधान है। कि देखिए, सिंपल सी बात है कि जब पॉपुलेशन ऐसी है जो चुन्नू के पापा का नाम नहीं ले पा रही है, तो ऐसे में कोई ऐसी गवर्नमेंट आ सकती है, अगर हमने बहुत छोटा सा लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उसको, तो सिंपल सी बात है कि फ्यूचर में एक ऐसी गवर्नमेंट आ सकती है जो उसका मिसयूज करे। और जब हमने एक एक्सप्लेन्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तब भी उसका मिसयूज हमको इमरजेंसी में दिखाई दे रहा है। क्लियर चीज? तो इसलिए वेल एक्सप्लेन्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी हमने, इसीलिए हमारा संविधान बहुत बड़ा संविधान होता चला जाता है। ठीक, कि यहाँ पे 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे जो है संशोधन या अमेंडमेंट होते ही रहते हैं। है ना? क्लियर चीज? है ना? तो ये चीज है। तो हर देखिए, जब हम हर चीज संविधान में नहीं लिख सकते, तब भी हमारा संविधान बड़ा है, क्योंकि कॉन्टेम्परेरी सिचुएशन ऐसी थी कि हमको बहुत ही एक्सप्लेन, बहुत ही डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। तो हमारा संविधान इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि हमारी जनता उतनी अवेयर नहीं थी उस टाइम पीरियड। ये चीज क्लियर होगी? मान लीजिए आपसे बोला जाए कि अभी मान लीजिए एमपी में इलेक्शन हुआ, राजस्थान में इलेक्शन हुआ, आपने देखा। ठीक, तो, तो चुनाव की घोषणा की जो जानकारी है, ठीक, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जैसे होता है, उसी तरीके से प्रोक्लेमेशन ऑफ इलेक्शन जो है, वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, आर्टिकल नंबर 324, जिसका काम क्या होगा? संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन सबका इलेक्शन कराना। अब वो इलेक्शन कैसे क्या कराएगा, ये यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। तो संविधान की तरह, संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसने बता दिया कि आर्टिकल 324 में एक निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग संसद, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराएगा। कैसे कराएगा, क्या कराएगा, ये नहीं पता। ठीक, ये कौन कराएगा? इलेक्शन कमिश्नर कराएगा। इसके लिए कौन रूल बनाएगा? संसद रूल बनाएगी। तो क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल्दो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कार के, किसी कार के इंजन की तरीके, ठीक, जिसमें 4 व्हील्स होंगे ही होंगे। ये व्हील्स क्या होंगे? ये व्हील्स जो होंगे वो रूल्स होंगे।
वो एक्ट होंगे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो गया, इंजन सबसे ऊपर हो गया, उसके व्हील्स जो है वो एक्ट्स हो गए। ये एक्ट्स कौन बनाएगा? ये एक्ट्स पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है आपको? संसद विधि बनाएगी। यहां तक क्लियर? ठीक, तो पार्लियामेंट्री लॉज इन्हीं को बोलते हैं संसदीय विधि। वो विधि या वो कानून जिसे संसद ने बनाया हो, संसदीय विधि या पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री लॉज। ठीक, क्लियर है चीज? जैसे कि अब देखिए इलेक्शन क्या होगा, कौन से पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक, कौन से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, कौन कौन सी पार्टियां होंगी, तो ये सब कौन बताता है? पार्लियामेंट्री लॉज बताते हैं। लाइक हमारे यहाँ एक बहुत फेमस रूल है, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसको बोलते हैं जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। ठीक, इसमें पता होता है कि भाई कौन कौन इसमें नामांकन करा सकता है, पार्टी कैसे बनती है। ठीक, ये सब जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बताता है। ठीक, तो क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक, प्लस पार्लियामेंट्री लॉज इज इक्वल टू इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री लॉज के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर है चीज? इंडियन पॉलिटी में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, और क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। एंड ऑफ द स्लाइड हो गया, लंबी हो गई स्लाइड। यहां तक सभी क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, तो देखिए ये हो गया हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा हुआ है, आपको अच्छे से पता है। तो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसकी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जिस टाइम पीरियड में जिस ओपिनियन से लिखा, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, भारत जो कि इंडिया है, इंडिया जो कि भारत है, वो राज्यों का यूनियन होगा। अब यूनियन वर्ड को लेके जो है बड़ा इशू है। ठीक, और ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है, भारत एक संघ है, राज्यों का संघ भी है। तो फेडरल संघ जो है हिंदी में जैसे क्या लिखा कि इंडिया डेट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसका हिंदी में मतलब है कि भारत जो कि इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। और संघ को इंग्लिश में यूनियन भी बोलते हैं, संघ को इंग्लिश में फेडरल भी बोलते हैं। जहां पे हम यूनियन की बात करते हैं तो यूनिटरी सिस्टम हो जाता है, जहां पे स्टेट्स को इंडिया से अलग होने का राइट नहीं है। और जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो यूएसए के फेडरल सिस्टम को देखते हैं, तो जहां पे स्टेट्स को टेक्निकली टेक्निकली यूएसए में स्टेट्स को अलग आइडेंटिटी मिली है, एक अलग झंडा मिला है, एक अलग सिटीजनशिप मिली है। स्टेट के सिटीजन को, अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिटीजन को टेक्निकली बोला जाता है कि उनको अलग होने का राइट है, लेकिन वो भी राइट नहीं मिला। सिविल वॉर में वो भी क्लियर हो गया, यूएसए के सिविल वॉर में वो भी क्लियर हो गया। तो होता क्या है कि इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो यूनियन वर्ड है उसको लेके दो अलग अलग थॉट्स आ चुके हैं, और कौन सा थॉट जो है वो सही होगा वो जो है क्लियर नहीं। तो कौन सा थॉट सही है ये कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो व्याख्या कौन करेगा भारत के संविधान की? सुप्रीम कोर्ट।
यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? तो अलग अलग टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट की भी व्याख्या बदलती चली जाती है, ओपिनियन बदलता चला जाता है। जैसे कि सज्जन कुमार केस में पता चलेगा कि यार जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हो सकता है वो हो तो सकता है, या फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट हो सकता है। तो पहले हुआ कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बाद में पता चला कि आर्टिकल 368 ही दिया ही क्यों गया अगर संविधान में परिवर्तन नहीं हो सकता। आर्टिकल 368 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, और सब क्लॉज 3 तो ये कह रहा है कि 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की परमिशन भी जरूरी है। तो आखिर संविधान के आर्टिकल 368 में इतना टफेस्ट अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्यों दिया गया? इसीलिए दिया गया होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे भी आपको अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी और आधे से ज्यादा स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज जैसी चीजें हो सकती हैं। पहले माना जा रहा था नहीं हो सकती है, फिर माना जा रहा है हाँ हो सकती है। फिर यह बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स में कहां तक चेंजेस हो सकता है। फिर केशवानंदन भारती केस में आके 13 जजेस की बेंच में सुप्रीम कोर्ट बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। वहां तक फंडामेंटल राइट्स या संविधान के किसी भी भाग में आप चेंजेस कर सकते हैं, बशर्ते ये कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स और लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स और डिग्निटी, ये चार चीज मेंटेन रखिए, आप संविधान में चेंजेस कर सकते हैं। ये चीज समझ आई? तो मतलब क्या व्याख्या, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या, संविधान की व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। टाइम टू टाइम ये व्याख्या बदलती रहती है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? है ना? तो देखिए कोई भी रूल जो होता है ना, रूल्स या लॉज या नियम कानून कुछ भी, ये समाज के लिए है, ना कि समाज इनके लिए है। समझ में आ रहा है? सोसाइटी के लिए रूल्स बनाए। आप पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक, मेसोलिथिक से नियोलिथिक, नियोलिथिक से चाल्कोलिथिक होते हुए आगे बढ़े। वो ह्यूमन बीइंग जो इंसान को इंसान ही नहीं समझ पा रहा था, अब वो ह्यूमन बीइंग जो इंसान के हार्ट को दूसरे इंसान के हार्ट में फिट कर देता है। सोसाइटी चेंज हो रही है ना, तो उस सोसाइटी से लेके सोसाइटी तक के लिए रूल्स भी चेंज होंगे, ताकि रूल्स के लिए सोसाइटी होगी। जिस देश में रूल्स के लिए सोसाइटी होती है, जिस सिविलाइजेशन में, जिस सोसाइटी में ऐसा रूल है कि रूल्स के हिसाब से सोसाइटी चलेगी, वो सिविलाइजेशन पिछड़ता चला जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। तो जब सिविलाइजेशन में इतना लिबरलिज्म होगा कि वो अपने नीड के अकॉर्डिंग लॉ बनाएगी, तो वो सिविलाइजेशन ग्रो करेगी। जैसे वेस्टर्न कल्चर, जैसे इंडियन कल्चर, ठीक। जैसे नॉर्थ कोरिया देख लीजिए, रूल्स किसके लिए? रूलर के लिए। सिविलाइजेशन के लिए क्या है? रूलर्स के बनाए हुए लॉ, रूल्स है। समाज रूल्स के हिसाब से चल रहा है, वहां पे रूल समाज के हिसाब से नहीं चल रहा। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? सोसाइटी के लिए रूल्स होते हैं, ना कि रूल्स के लिए सोसाइटी। ये चीज क्लियर? तो ऐसे में क्या होगा कि रूल्स की व्याख्या, रूल्स में चेंजेस पॉसिबल हैं। तो आपके संविधान में अमेंडमेंट भी होगा और इस अमेंडमेंट के साथ साथ इसकी व्याख्या भी बदलती रहेगी। तो आपके लिए पॉलिटी क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पार्लियामेंट्री लॉज प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। इतना क्लियर? तो ये आपके लिए पॉलिटी में आपको इतनी चीजें दिखनी। तो हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन जान जाएंगे, तो पार्लियामेंट्री लॉज और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? यहां तक सबको समझ में आया? ठीक। जब समाज बदलता है तो समाज के लिए नियम भी बदलते हैं, ठीक। जब समाज बदलता है, समाज के लिए अगर नियम बदलते हैं, लाइक कभी समाज में किसकी डोमिनेंसी थी? अपर क्लास की थी। कभी समाज में डोमिनेंसी अपर क्लास की थी, फिर धीरे धीरे मंडल कमीशन आते आते ओबीसी वर्ग को भी जो है प्रतिनिधित्व मिला। बहुजन समाज पार्टी काशीराम के आते आते एससी एसटी को भी आवाज मिली, और एससी एसटी भी जो है अब जाके डिग्निटी पा चुके हैं कि हाँ भाई इनकी भी आवाज सुनी जाएगी,
ये भी वोटर्स हो सकते हैं। तो देखिए ये जो मंडल कमीशन हो गया और ये सब चीजें हो गई, इससे क्या हो गया, राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनके विचार भी बदले। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, जब राजनीतिक पार्टियों के विचार बदलेंगे तो उनकी पॉलिसी बदलेगी, और जब पॉलिसी बदलेगी तो पॉलिसी दिखाई भी देगी। पॉलिसी कहां दिखाई देगी, पॉलिसी आपको फाइनेंस कमीशन में दिखाई देगी। फाइनेंस कमीशन नया आने वाला है, 16वां वित्त आयोग आने वाला है, तो इकोनॉमिक्स में भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक, पार्टी के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपके लिए, पॉलिटी क्या हो जाएगी, आपके लिए पॉलिटी हो गई भैया, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पार्लियामेंट्री लॉज प्लस जजमेंट किसका, सुप्रीम कोर्ट का, प्लस क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस नहीं समझ सकते। कि देखिए जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उसने इमरजेंसी में चेंजेस कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। ठीक, तो पॉलिटिकल पार्टी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। और देखिए कि मोदी जी को जो है वो योगी जी तो पसंद है, बट मोदी जी को कौन नहीं पसंद है, दीदी नहीं पसंद है। दीदी, वो दीदी बंगाल वाली दीदी नहीं पसंद है। मोदी जी बात कर रहे हैं किसकी, सीएए की, और दीदी, वो दीदी बंगाल वाली क्या बात करी, नो सीएए। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा कि दीदी और दीदी और ये जो है केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये सब का सब पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ। तो पॉलिटिकल पार्टीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते पॉलिटी पर्पस। क्लियर है चीज। ठीक, क्या समझ नहीं आ रहा है आपको। और फाइनेंस कमीशन जैसी चीजें भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पता चला कि दक्षिण भारत के राज्य क्या बोलते हैं, तो उत्तर भारत के लोग जो हैं वो हमारी इनकम का सोर्स खा जा रहे हैं। हम 100 रुपए कमा के अगर देते हैं जीएसटी में, तो हमको वापस जो सेंट्रल टैक्स पूल से कितना मिलता है, 8 रुपए। और जबकि बिहार और यूपी की बात करते हैं तो ये सेंट्रल टैक्स पूल से 100 रुपए देके कितना पा जाते हैं, 700 रुपए और 800 रुपए। ठीक, तो फाइनेंस कमीशन को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो ये राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जिसका सोल्यूशन कहां है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये सब आपके लिए पॉलिटी है। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 2 मिनट रिकॉर्डिंग जरा क्लोज कर दें।